गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट टॉपिक था वो था बोर एटॉमिक मॉडल, और वहाँ अपन ने एनर्जी, वेलोसिटी एंड रेडियस के जो फॉर्मूले थे वो डिस्कस कर लिए थे, और उनके जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे वो भी डिस्कस कर लिए थे। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन्स, जिसको अपन मास ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं या सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉप एंड लास्ट टॉपिक रहेगा अपने पास आइसोबार इस वीडियो लेक्चर का। तो कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखिएगा, और पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें, नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं वो अगर याद हो जाए तो तीन ड्रॉबैक के बारे में यहाँ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि हाइड्रोजन, जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज को ही एक्सप्लेन कर पाता है। क्या कह रहा हूँ? बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन अबाउट ओनली और ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अगर मैं अदर एटम्स की बात करता हूँ तो उनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो जो अपना पहला इसका ड्रॉबैक होगा, यानी क्या होगा, इट एक्सप्लेन, या जो एटॉमिक मॉडल इट एक्सप्लेन only about one electron species like hydrogen, helium plus, lithium plus 2, etc. It cannot explain about other atoms. It cannot explain the other atoms, other electron species, sorry, या other more than one electron species, ये कह दीजिए आप। भाई ये एक इलेक्ट्रॉन के स्पीसीज के बारे में डिस्कस करता है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हो तो उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं इस बोर एटॉमिक मॉडल की, तो उसने ये कहा था कि जो एटम्स होते हैं, किसने कहा था? एटॉमिक बोर मॉडल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो जो ऑर्बिट होते हैं वो ऑर्बिट कैसे होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। यानी इसने केवल और केवल सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया है। इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो ऑर्बिट होते हैं इलिप्टिकल शेप में भी होते हैं। इलिप्टिकल कैसे भाई? देखिए ऐसे इलेक्ट्रिकल, तो इस शेप में भी ऑर्बिट होते हैं। ये एक्सप्लेन करता है सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सेकंड ड्रॉबैक्स के अंदर कि इट एक्सप्लेन अबाउट ओनली, इट एक्सप्लेन अबाउट ओनली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एटम, cannot explain, it cannot explain about elliptical orbit। ये था इसका सेकंड ड्रॉबैक्स। तीसरा ड्रॉबैक्स स्पेक्ट्रम लाइंस, ध्यान रखना स्पेक्ट्रम लाइंस। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे और भी जो टॉपिक्स आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तो ये स्पेक्ट्रम लाइंस के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है, यानी जो स्प्लिट होते हैं लाइंस, उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। एक और इंपॉर्टेंट है इसका टॉपिक, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इस तरह से ये तीन ड्रॉबैक्स है, और तीनों के तीनों ड्रॉबैक्स इंपॉर्टेंट है। आई होप तीनों के तीनों ड्रॉबैक्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा। के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर की। ठीक है भाई, अब एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं जनरली, तो अपन ये कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज या इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, या तो ये कह दूं या मैं कह दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in
एटम। दोनों चीजें भाई, या तो प्रोटॉन के इक्वल होता है या इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, क्या? एटॉमिक नंबर। दूसरा, इस एटॉमिक नंबर को अपन डिनोट किससे करते हैं? तो इसका सिंबल होता है Z से। क्या कह रहा हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन के चारों न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। अब देखिए बात आती है न्यूक्लियस की, समझिएगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस कारण से होता है? ध्यान रखना, किस कारण से होता है? यस, प्रोटॉन्स की वजह से। किसकी वजह से? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सुनिए आगे बात आती है एटॉमिक मास की। ठीक है भाई, अब एटॉमिक मास क्या होता है? अगर मैं बात करूं जनरल किसी आइटम की, देखो एलिमेंट है, एलिमेंट की बात करें तो किसी भी एलिमेंट को मैं डिनोट कर रहा हूँ ई सिंबल से। ठीक है, कोई सा सिंबल ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ई ले रहे हो। अब यहाँ जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो हो गया जेड, जो किसको इंडिकेट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ लिख रहा हूं मैं एम, जो किसको इंडिकेट कर रहा है भाई? एटॉमिक मास को। तो अब आप याद रखना, जब भी किसी एटम के अंदर इस तरह से कोई एटम्स को अरेंज कर रखा हो, तो जेड जो होगा वो क्या रहेगा? उसका एटॉमिक नंबर, और जो एम रहेगा वो क्या रहेगा भाई? यहाँ पर उसका एटॉमिक मास रहेगा। अब देखिए एटॉमिक मास को अपने को पता लगाने की, व्हाट इज द एटॉमिक मास। ठीक, किसी भी एटम के लिए एटॉमिक मास होता है, अपन जानते हैं। अब वो एटॉमिक मास क्या होगा? तो अपन ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? ध्यान रखना, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं भाई? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है भाई, ये जैसे मैं एटम की बात करूं, ये अपने पास न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों सेंटर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। यानी मैं कह दूं, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम की बात की जाती है, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दीज आर कॉल्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या कह रहा हूं भाई? इट इज कॉल्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, एंड नाउ दिस टर्म इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियस। क्या कह रहा हूं भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है, जो कहां प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ एटम, यही प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, उसी को नई टर्म में अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। यानी न्यूक्लियन इज इक्वल टू आल्सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये न्यूक्लियन ही अपने पास क्या होता है भाई? एटॉमिक मास होता है। बात क्लियर हुई क्या? बात समझ में आई? अब देखो वापस बता रहा हूँ, एटॉमिक मास अपने को पता लगाने के एटॉमिक मास है क्या। तो मैंने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों का जो सम होता है वही क्या कहलाता है? मास ऑफ न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है भाई, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यू टर्म में क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ? एटॉमिक मास कह रहा हूँ। बात समझ में आई? एटॉमिक मास को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? एम से। ठीक है, या मैं इसको लिख दूं एम, एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही कहूंगा मैं इसको। या अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, ध्यान रखना भाई, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स कर देंगे। एटॉमिक मास में से आप क्या कर देंगे? प्रोटॉन में क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए वैसे। इनको कुछ एग्जांपल से अपन समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। अब अपन आइसोटॉप से भी डिस्कस करेंगे, जिसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन मैंने ले लिया, इसका एटॉमिक मास होता है 1.008 होता है। यहाँ मैंने लिख दिया इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने एटॉमिक मास। ठीक है, अब मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ कितने प्रोटॉन है, तो यहाँ कितने प्रोटॉन है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो कितने हैं भाई, यहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जब न्यूट्रॉन्स निकालना है अपने को, न्यूट्रॉन्स, तो वो अपने पास जानते क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन्स होते हैं, यही होते हैं। तो अगर मैं एटॉमिक मास का तो कितना है इसका 1, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 1, यार आप इसको यहाँ एटॉमिक नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। तो टोटल अपने पास न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें 0। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 1s1 के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हो गए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 0। अगर मैं यहाँ कहूँ टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात करता हूँ, तो यहाँ न्यूक्लियस कितने हो गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया भाई 1 हो गया, यही होगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ 1s2 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, चलो तो यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन कितना है भाई 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1। अगर न्यूट्रॉन की बात करूँ तो 2 माइनस 1, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है अपने पास एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो कितना है एटॉमिक मास 2, प्रोटॉन कितना है 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया अपने पास इक्वल टू 1। तो यह कह सकता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 1। अब सुनिए, ये अपने पास एटम है और ये है अपने पास न्यूक्लियस। ये क्या है अपने पास न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। बात समझ में आई है? अगर ये बात समझ में आ गई तो अब अपन आगे डिस्कस करते हैं हम इसी के बारे में। अपन वो है आइसोटॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आ रही है तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप्स की, समझिएगा आइसोटॉप्स। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आइसोटॉप्स टर्म की, तो सबसे पहले सोडी नाम का जो साइंटिस्ट था उसी ने आइसोटॉप्स टर्म यूज की। तो जो टर्म ऑफ आइसोटॉप्स है वो सबसे पहले यूज की किसने ने, फर्स्ट टाइम दिस टर्म इज यूज्ड बाय सोडी। ये एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, सोडी ने सबसे पहले आइसोटॉप्स टर्म का यूज किया। अब देखो यहाँ आइसोटॉप्स की बात करते हैं, तो आइसोटॉप 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक आइसो और दूसरा टॉप्स। अगर मैं आइसो की बात करूं तो सेम की बात होती है, और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, यानी ऐसे एटम जिसको पीरियड टेबल में एक ही प्लेस पर क्या किया जा रहा है, एग्जिस्ट किया जा रहा है, रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूं तो यहाँ 2 डेफिनेशन, मतलब क्या हुआ आइसोटॉप्स का मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स की पोजीशन है, जो एटम्स की पोजीशन है वो पीरियड टेबल में सेम पोजीशन पर होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आइसोटॉप्स की अगर मैं एक बार डेफिनेशन यहां से कहूं कि एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट their atomic mass is are different। देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो वो तो सेम होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियड टेबल की, तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया गया है, प्लेस किया गया है, वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उन एटम्स की पोजीशंस की बात करता हूं, आइसोटॉप्स की अगर मैं पोजीशंस की बात कर रहा हूं, तो इट प्लेस्ड, या मैं कहता हूं दे प्लेस्ड एट सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। यही बात है। जैसे अगर मैं बात करूं जनरली इन आइसोटॉप्स से बनेगा 1H1 1H2 1H3, ये आइसोटॉप्स है भाई, ठीक है। अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करता हूं, क्या कह रहा हूं, अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करता हूं तो यहां हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। कौन कौन से भाई, प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। मैं इनके नाम देता हूं, प्रोटियम
ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ इनके जो एटॉमिक नंबर है वो सभी क्या है, सेम है, सेम है। अब जब सेम एटॉमिक नंबर है तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल की बात की जाती है तो वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर बेस पे ही है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो जाहिर सी बात है इनकी जो पोजीशन होगी पीरियड टेबल के अंदर वो सेम प्लेस पर ही होगी। बात क्लियर है? क्योंकि अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास की तो इनका सभी का एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, और यही तो बात थी कि अगर मैं रदरफोर्ड की मॉडल की बात करता हूं, या मैं जो पीरियड टेबल के अंदर अपन बात करेंगे आगे जो एलिमेंट्स है उनके अंदर जो डॉबेरियन है, डॉबेरियन ट्रेड रूल है, इसके बाद में अपने पास आता है लोथर-मेयर रूल था, इसके बाद में था अपने पास मेंडलीव पीरियड टेबल जिसके अंदर अपने कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि मेंडलीव पीरियड टेबल किस पे बेस्ड थी भाई, एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। और वहां पर जो एटॉमिक मास की बात की जाती है तो यहाँ देखो यहाँ एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इनकी अगर मैं आइसोटोप्स की पोजीशन को चेक करूंगा तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, मेंडलीव पीरियड टेबल के अंदर क्लियर नहीं हो पाता है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कहाँ होगी। लेकिन अगर मॉडर्न पीरियड टेबल की बात की जाती है तो इन एटम्स की जो अरेंजमेंट है, पोजीशन है, वो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में एक्सप्लेन की गई है। इसका मतलब क्या हो, जितने भी एटम्स है उनको उनके इंक्रीजिंग एटम्स एटॉमिक नंबर के अंदर अरेंज किया गया है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इन एटम्स की जो पोजीशन है वो क्या होगी, सेम प्लेस पर होगी, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जा रहा है, आइसोटॉप्स नाम दिया जा रहा है। तो बात समझ में आई होगी कि आइसोटॉप्स होते हैं क्या हैं, कि ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या हो जाए, उनका डिफरेंट हो जाए, तो उनको अपन क्या नाम देंगे, आइसोटॉप्स नाम देंगे। अब सुनिए, इन आइसोटॉप्स के अंदर 1h1 1h2 1h3 अगर मैं इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो यहाँ 1 प्रोटॉन, समझिएगा एक डेफिनेशन यहाँ पर और बनेगी, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट इसका। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 0। यहाँ देखें तो प्रोटॉन कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने हैं 1, क्योंकि यहाँ से 2 - 1 करूंगा तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। न्यूट्रॉन इज क्या था, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, यही तो फॉर्मूला अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया। अब ऐसे प्रोटॉन वही 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन कितने होंगे 3 - 1 कितने होंगे 2। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। क्या कह रहा हूं, आइसोटॉप्स के इन आइसोटॉप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, बट जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या है भाई यहाँ पर डिफरेंट, बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ये बात समझ में आई? यानी यहां पर अगर मैं आइसोटॉप्स के अंदर अगर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेमोराइज होना जरूरी है। यानी मैं कह दूं कि यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसका मतलब वो क्या है भाई, आइसोटॉप्स है। तो इसके बीच पे भी तो स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि व्हाट इज आइसोटॉप। तो आइसोटॉप में ये कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स के अंदर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होंगे भाई, डिफरेंट होंगे। तो क्या ये आइसोटॉप्स की बात समझ में आ गई? चलिए एक एग्जांपल सिंपल सा और करते हैं। आइसोटॉप्स की बात करें तो कार्बन की जो आइसोटॉप्स है देखो, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है और कार्बन 14 भी होता है। लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो सभी का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है भाई, 6। तो सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट इन देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ऐसे अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूं तो ऑक्सीजन 16 भी होता है और ऑक्सीजन 18 भी होता है, 17 होता है, लेकिन अपन सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है वो ऑक्सीजन 16 और 18 की जाती है। अब एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना भाई यहाँ पर 8 है। ऐसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। लेकिन अगर मैं इसके आइसोटॉप्स की बात करूं तो यहाँ 2 आइसोटॉप ले रहा हूँ, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। ऐसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 13, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर 777। चलिए फटाफट इन आइसोटॉप्स से रिलेटेड जो जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करवा दिए। इसके फटाफट आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, ले लिया गया। अब ध्यान रखना एक और चीज, इसके अंदर एक स्टेटमेंट और है कि यहाँ जो आइसोटॉप्स होते हैं
ये जो आइसोटॉप्स हैं, इन आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो ये ध्यान रखना कि आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। अब रीजन क्या होगा, बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आइसोटोप्स का, वो सबका क्या है, सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी क्या आएगा, सभी आइसोटोप्स का क्या होगा, इक्वल या सेम होगा। इसीलिए कहा इन्होंने कि यहाँ पर जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और सेम होने का रीजन क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ ओवरऑल आइसोटोप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ अपने पास कवर हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट दीजिए इसका वापस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइसोबारिक। सॉरी, अब आइसोबारिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे भाई, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी हो, इंपॉर्टेंट सभी चीजें हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक आइसोबार्स की। अब देखो आइसोबार की डेफिनेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले आइसोटॉप में क्या था कि सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। यहाँ इसका जस्ट अपोजिट होगा, यहाँ सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक मास यहाँ क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होंगे भाई, यहाँ पर डिफरेंट होंगे। वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। यानी मैं कह सकता हूँ आइसोबार्स आर दोज स्पीसीज या दोज एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक मास बट देयर एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोबार्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल से एग्जांपल की बात करता हूँ। मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ 1s2, और एक हीलियम एटम की बात करता हूँ, सॉरी 1s3। भाई हाइड्रोजन का एटम होता है ये भी 1s3, आइसोटोप ही है हाइड्रोजन का। और ऐसे हीलियम की बात की जाए तो ये होता है 1s3। अब देखिए यहाँ जो एटॉमिक मास है, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम है, लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो क्या है, डिफरेंट है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ आर्गन की, आर्गन 40 और कैल्शियम 40। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 80 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो अब देखो एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका हो गया डिफरेंस है। ऐसे में बात करूँ पोटेशियम की, 40 अप्रॉक्स 40 होता है, 39 समथिंग होता है, तो वो 40 इक्वल टू 40 मान रहे हैं अपन। ठीक है, और ऐसे कैल्शियम का कितना होता है 40, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। तो यहाँ पे भी देखा जाए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर सेम है। बात समझ में आई क्या? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे मैं कार्बन की बात करता हूँ। अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन 14 और एक नाइट्रोजन 14। लेकिन अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, और यहाँ जो एटॉमिक नंबर वो कितना है भाई 7 है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 7, लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके एटॉमिक मास की तो इसका भी 14 है, इसका भी 14 है। तो मैंने ये कहा कि जहाँ एटम्स का एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इसका मतलब वो क्या है, आपस में एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे। अब आगे की बात की जाए, यहाँ पर आगे की बात यह है कि अगर मैं इन आइसोटॉप्स की बात करूँ, जैसे मैं इससे पहले एग्जांपल की बात करूँ हाइड्रोजन की 1s3 और हीलियम की बात करूँ 2s3 की, तो मैं यहाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक जगह मैं ले रहा हूँ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखिएगा बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की तो 1 है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, और न्यूट्रॉन कितना है भाई यहाँ पर 2। काउंट कर सकते हो 3 - 1 कितना होता है 2। अब यहाँ देखिए प्रोटॉन कितना है यहाँ पर 2, इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर 2, और न्यूट्रॉन कितना है भाई यहाँ पर 1। हाँ सही है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, डिफरेंट आ रहा है। क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ कितना आ रहा है 1 है, यहाँ कितना आ रहा है यहाँ पर 2। सॉरी प्रोटॉन की बात यहाँ 1 और यहाँ कितना आ रहा है 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ तो 1 आ रहा है लेकिन यहाँ कितना आ रहा है 2। लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ कितना आ रहा है 2 और यहाँ कितना आ रहा है 1। यानी मैं ये कह सकता हूँ क्या कि आइसोबार्स में, इन आइसोबार्स they have
दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब बात करता हूं मैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको अपन ने क्या नाम दिया था भाई, क्या नाम दिया था, फटाफट बताइए। न्यूक्लियॉन्स। यस, क्या नाम दिया अपन इसको, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर प्रोटॉन कितना है भाई, इसके लिए 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 3। इसके लिए देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसके लिए सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो न्यूक्लियन है, या मैं कह दूं मास ऑफ न्यूक्लियस, दैट मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम है वो क्या होगा, सेम होगा। बट मास ऑफ न्यूक्लियस, या मैं कह दूं न्यूक्लियन, या मैं कह दूं सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर सेम। भाई ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं कंपटीशन के अंदर वो यहाँ से बन रहे हैं, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अपना आइसोबार भी कवर हो जाता है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करें सिंपल सी, तो देखिए यहाँ मैं बात करता हूँ सबसे पहले कार्बन 14 की बात करूँ, सॉरी 6 है, नाइट्रोजन 14 की बात करूँ। अब देखो यहाँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। अब न्यूट्रॉन देखो कितना हो गया, 8 बज गए, ये लीजिए। अब यहाँ देखिए प्रोटॉन कितने हो रहे हैं, 7, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 7। अब न्यूट्रॉन कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 7। बात सही है, ठीक है। यहाँ 14 में 6 में कितने बच रहे भाई, 8 ही बच रहे हैं, चलो सही है। अब देखो यहाँ में सम ऑफ, अगर मैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ कीजिए काउंट कितने हो रहे हैं, 8 और 6 कितने हो रहे, 14, ये लीजिए। यहाँ कितने हो रहे हैं, 8 और 6 कितने हो रहे हैं, 14। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, आइसोबार्स के अंदर सेम हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये तीनों स्पीसीज वो क्या होंगी, डिफरेंट होगी। बात समझ में आ गई। तो ये जो आज टॉपिक डिस्कस किए हैं अपने आइसोटॉप्स, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूक्लियॉन्स और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इनको रीड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, वीडियो को देखते हुए आप इसके नोट्स बना सकते हो। जो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ वहां से स्क्रीनशॉट से भी आप यानी कि नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपका जो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा मेरा वाला, वो आपको 100% समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।